नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 11, इसका नेम है फोर्स एंड प्रेशर, स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं आज इस क्लास में इस चैप्टर के बारे में ठीक से समझने के बाद आप इससे सेटिस्फाई होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट है इसका फोर्स। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ फोर्स? इफ यू अप्लाई एनी अदर ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स देन कैन चेंज अ डायरेक्शन एंड अ पोजिशन। इफ एनी कंडीशन एनी अदर ऑब्जेक्ट रेस्ट देन कैन चेंज अ पोजिशन। प्रेजेंट टाइम रेस्ट, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स पर लगा दिया तो हो जाएगा आपका मोशन। जैसे आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स अभी रेस्ट में रखा हुआ है। अगर आपको इसके लिए मोशन में लाना है, गति में लाना है, तो इसको आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वही आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, बाह्य बल होगा। बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद आप इसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स एक दो वर्डों में डिफाइन होने वाला सेंटेंस है, लाइक फोर्स पुश एंड अ पुल। पुश एंड अ पुल, पुश कर लो या उसको पुल कर लो। पुश करो या पुल करो, मतलब यह एक धक्का और खिंचाव है फोर्स। आपने किसी चीज में धक्का मार दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपने उसको अपनी तरफ खींच लिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इफ एनी कंडीशन, सपोज दैट आई विल चेंज अ बोर्ड कंडीशन। अगर मुझे इस बोर्ड की कंडीशन को चेंज करना है, मुझे इसको उठाकर यहां से फ्रंट ऑफ बेल में लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन तो मैं जाहिर से चेंज कर ही दूंगा। फोर्स की जो यूनिट होती है वह न्यूटन होती है। सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने फोर्स के बारे में बताया, उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट को डिनोट किया जाता है। इसके लिए हम कैपिटल एन लिखते हैं। फोर्स आप कई बार देखते हैं कि आप कहीं चल रहे हैं या किसी चीज पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार आप जितना फोर्स आप उस पर अप्लाई किए हैं उतने फोर्स से उसका वर्कआउट नहीं हो पाता, उसकी कंडीशन को चेंज नहीं कर पाते, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेशर है, उसका जो मास है, उसकी जो वैल्यू है प्रेजेंट टाइम की, वह आपके फोर्स से कहीं ज़्यादा है, इसलिए आपको वहाँ फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। आप फोर्स में देखते हैं जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये क्वांटिटी जो होती हैं, स्केलर और वेक्टर, दो ही क्वांटिटी होती हैं, फर्स्ट स्केलर और सेकंड वेक्टर। जिन क्वांटिटी के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा हो वह सब स्केलर होंगी, सॉरी वेक्टर होंगी, और जिनके ऊपर ये वेक्टर का साइन, ये जो एरर जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ नहीं होगा, वह सभी स्केलर होंगी। अब वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंट है? वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब जो वर्क वो कर रहे हैं वह एक ही दिशा में कर रहे हो, मतलब डायरेक्शन भी उनकी रहे और वर्क भी एक दिशा में होने वाला हो। जैसे आपने क्या करना है, जैसे आप तीर कमान देखते ही हैं, आप एक कमान को लेके आते हैं, ठीक है, और आप उस पर एक तीर लगाते हैं जिसको हम धनुष बोल देते हैं। बाण, ये बाण का ही साइन है बेटे, बाण का ही साइन है ये। उसको लगाकर आप छोड़ते हैं तो आपने देखा उसने कुछ वर्क भी किया और एक ही डायरेक्शन में किया। तो इस तरीके के होने वाले सारे के सारे कार्य, सारे के सारे वर्क क्या होंगे? आपके वेक्टर क्वांटिटी में ही
आते हैं। अब बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कभी नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, तो इसकी एक डायरेक्शन नहीं है। मेरे बगल में खड़े हुए लोगों के लिए आवाज़ जाएगी, इस साइड के बच्चों के लिए जाएगी, फ्रंट ऑफ भी जाएगी, बैक में जो उनके लिए भी जाएगी, सारी दिशाओं में आवाज़ समान जा रही है। तो इसकी एक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वर्कआउट हो रहा है, आवाज़ जा रही है, कार्य हो रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वहाँ आपके लिए स्केलर क्वांटिटी ही होगी। दूसरी बात जो है आपकी इसमें प्रेशर। प्रेशर एक कोई लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया, उस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वही फोर्स प्रेशर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? प्रेशर। अब प्रेशर की जो यूनिट आपके लिए बनानी होगी, हम आपको अभी ये 2 मिनट पहले बताए थे कि फोर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स और यहाँ क्या है, ये एरिया। फोर्स की यूनिट हमने आपको बताई थी न्यूटन, स्लैश लगा लिया आपने यहाँ, और ये है एरिया। और आपने 7th क्लास में एरिया का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो लेंथ भी एक डिस्टेंस है, इसको आप मीटर में ही फाइंड आउट करते हैं, और ब्रेथ भी एक डिस्टेंस है, इसको आप मीटर में ही फाइंड आउट करते हैं। दोनों को मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? दोनों को मेजर करने के लिए आप एल का से ही इनको डिनोट करते हैं, एल से ही लिखते हैं। तो ये एल इंटू एल इक्वल क्या हो जाएगा? एल की 2, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एल की 2। और दूसरी एक यूनिट और है इसकी, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल, इसको आप PA लिखते हैं। अब आप देखते हैं कि प्रेशर है क्या चीज। मान लीजिए आप एक बोतल ले लेते हैं, बोतल, ये एक बोतल का मैं यहां फिगर बना रहा हूं, अब देखें ठीक से। ये बोतल ऊपर से बंद है, ठीक, इसमें आपने पानी भर लिया, ऊपर तक पानी भर लिया, यहां तक पानी भरने के बाद आप क्या करें, इसमें एक छोटा सा यहां पर एक छेद कर दें। आप क्या देखते हैं, जब तक ये बोतल यहां तक भरी हुई है, ऊपर तक भरी हुई है, तक यहां से निकलने वाला जो वाटर होगा, जो निकलने वाला जो पानी होगा, उसकी मतलब जो यहां से निकलेगा उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या होगी? थोड़ी दूर होगी, यहां तक जाएगा, वो यहां तक जाएगा पानी। अब जैसे जैसे ये नीचे की ओर मतलब कम होता रहेगा, ये डिक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी लेंथ जो है कम होती रहेगी। मतलब क्या पता पड़ा हमें, जैसे जैसे इसका प्रेशर कम होगा वैसे वैसे इसका फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वह कम होने लगा। समझ रहे हैं ना आप? वैसे ही मान लीजिए आप क्या देखते हैं कि आपने एक कील ले ली, आप एक कील को जो आगे से थोड़ी नुकीली है, नुकीले टाइप की, उसको आप दीवार में जब ठोकते हैं तो ठोकने में आपके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी फील नहीं होती, बिल्कुल भी आप उसके लिए महसूस ऐसा नहीं करते, ऐसा फील नहीं करते कि आपको इसमें ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एरिया है उस एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स ही तो प्रेशर है। तो आप जब इसको ठोकेंगे तो उसका एरिया जो है वह कम हो रहा है ना। जब एरिया कम हो गया तब उस पर फोर्स पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, उतना ही फोर्स लाएंगे जिससे कि वो आसानी से उसमें ठुक जाए। आप एक एग्जांपल और लेते हैं प्रेशर का, जैसे आप देखते हैं कई बार गांव में बैलगाड़ी देखते हैं, बैलगाड़ी में बैल जुड़े हुए होते हैं, 2 टायर होते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रेशर रख लें, उसमें थोड़ा सा उसमें कोई वजन रख लें, गन्ना भर लें या कोई और मिट्टी भर लें, तो उसमें जो
लगे हुए हैं जो, और 2 बैल हमने जोड़ रखे हैं, उन बैलों की जो यहाँ से कंधे होते हैं वो उस पर लगने वाले जो डंडा होता है वह उससे वो कंधे दब जाते हैं, दब जाते हैं, आपने देखा होगा। और बिल्कुल ऐसे ही एक बैलगाड़ी और होती है जिसमें 4 टायर होते हैं, उसमें भी बैल जुड़े हुए होते हैं। जो 2 बैलों की गाड़ी थी उसकी अपेक्षा उसमें 4 गुना वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन उन बैलों के कंधे नहीं दबते। क्यों? क्योंकि पहले ही जो गाड़ी थी उसमें 2 टायर थे, वह क्षेत्रफल कम घेर रहे थे। 4 वाले ने एरिया जो है थोड़ा अपना बढ़ा दिया, फोर्स भी ज्यादा ही लग जाएगा। फिर उनको उसके लिए खींचना है, वहां उनके लिए कोई भी फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसका वजन रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ उन्हें पुश करना है। पुश करते रहेंगे, उसके लिए आराम से आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो ट्रक होते हैं, किसी ट्रक में 4 टायर लगे रहते हैं, किसी ट्रक में 10 टायर लगे रहते हैं। जो 10 टायर लगा हुआ जो ट्रक होता है वह 4 टायर वाले ट्रक की अपेक्षा अधिक सामान उसमें रखकर उसको खींच सकता है। यह है प्रेशर। आप देखते हैं इसमें ये जो फोर्स है, फोर्स में आपने जब हम चैप्टर को इसको पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हमने आपको बताया था इसमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी, और लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ न्यूटन। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ न्यूटन, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के भी 3 ही नियम थे। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट्स रेस्ट पोजीशन में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक कि उसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। अगर उसमें आप, तो मैंने बता रहा था आपको कि वह ऑब्जेक्ट कब तक रहेगा रेस्ट में? व्हेन यू अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स देन कैन चेंज अ डायरेक्शन, देन कैन चेंज अ पोजीशन। कब हुआ उसका पोजीशन को चेंज? आप कब किए? जब आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन, then a rest position, then a motion, then a motion. If you apply a external force, then can change a position. अगर कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। It's called a law of Newton, the first law of a Newton। दूसरा लॉ क्या कहता है उसका? F इक्वल ma। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास, m मीन्स ऑफ मास, एंड उस पर अप्लाई होने वाला एसिलेशन, एसिलेशन मीन्स ऑफ त्वरण, मास एंड एसिलेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है, जो थर्ड लॉ है वो छोटा सा लॉ, तो अभी तीनों के तीनों ही छोटे हैं, लेकिन थर्ड लॉ तो बस 3 शब्द का है। थर्ड लॉ ये बोलता है एक्शन एंड आ रिएक्शन। अगर आप किसी वस्तु पर कोई
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पर कोई आप एक्शन कर रहे हैं, तो वह वस्तु भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप पर वही कार्य, वही फोर्स अप्लाई करेगी जिसको आप रिएक्शन कहेंगे। जैसे ये मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को एक स्टूडेंट इधर को खींच रहा है और एक स्टूडेंट इधर के लिए खींच रहा है। सपोज दैट दिस वन पर्सन अप्लाई आ 50 न्यूटन फोर्स, देन दिस वन पर्सन ऑलरेडी अप्लाई आ 50 न्यूटन फोर्स, देन कॉल्ड, देन what work? A force applies a 0. But why? Because a condition, यह जो स्टूडेंट था वह भी ऑलरेडी 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके अपनी ओर खींच रहा था। देन फ्रंट ऑफ पर्सन जो स्टूडेंट्स था वह भी 15 न्यूटन का ही फोर्स लगाकर अपनी ओर उसको खींच रहा था। तो ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, बट नो चेंज अ कंडीशन, नो अप्लाई अ फोर्स, दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा। अब दोनों का फोर्स इक्वल अगर रहता है तो वहां कोई भी वर्क नहीं हुआ, बिकॉज यहां से तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब मान लीजिए 15 माइनस 15 इक्वल क्या हो गया, 0, तो यहां कोई कार्य नहीं हुआ। इट्स कॉल्ड अ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। जैसे आप कई बार देखते हैं, आप कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि आप पृथ्वी पर चलते हैं, आप चलते नहीं पृथ्वी पर, आप पृथ्वी को पीछे की ओर खिसकाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी का भार, वेट अधिक होने के कारण और आपका वेट कम होने के कारण पृथ्वी आपको आगे की ओर खिसका देती है। यही कारण है कि आप लगातार चलते रहते हैं, नहीं तो आप पृथ्वी को पीछे खिसकाने की कोशिश करते हैं। आप उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वह भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। आप कई बार देखते हैं कि गांव में ट्रैक्टर, बाइक, एनी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में कोई कमी आ जाती है, वह बंद हो जाता है, उसके इंजन के किसी पार्ट्स में कोई दिक्कत आ जाए तो वो बंद होने के बाद उसमें धक्का मारना पड़ता है, उसकी बैटरी खराब हो जाए धक्का मारना पड़ता है। आप कई बार देखते हैं उसमें जब धक्का मारते हो तो पूरी ताकत लगाते हो, पूरी ताकत लगाने के बाद तो आप उसको थोड़ा सा मूव कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वह जो ऑब्जेक्ट जिसमें आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वह भी अपने आप को रेस्ट पोजीशन में रोकने के लिए आपके ऊपर फोर्स अप्लाई जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो छात्रों, अभी हमने बैलेंस के बारे में ठीक से पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है उसको हम टू टाइप्स में पढ़ लेते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस वह होगा जो दोनों साइड अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वह इक्वल रहे। अनबैलेंस वह रहेगा जिसमें एक साइड तो फोर्स अधिक लग रहा है, दूसरी साइड फोर्स कम लग रहा है, वह आपका अनबैलेंस होगा। उसी में आगे हम जो प्रेशर के बारे में पढ़ के अभी तक आए, प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। तो उस प्रेशर में एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। देखो, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के सरफेस पर बहुत दूर, मतलब काफी डिस्टेंस है, कई किलोमीटर तक क्या है, वायु फैली हुई है। जो वायु जो फैली हुई है उतने जो एटमॉस्फेयर है वही आपका क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब जहां तक आपकी एयर फैली हुई है। और आप देखते हैं कि जो आपकी प्रेशर है, जो आपका एयर प्रेशर है, आपका वहां वायु दाब है। उसी में जब मैं आपको प्रेशर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि P बराबर F/A है, P बराबर F/A। तो मैं आपको बता रहा कि अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से रिलेटिव अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन मिल जाता है, और क्वेश्चन इस प्रकार हो कि मान लीजिए कि कोई एलिफेंट है या कोई एनी अदर एनिमल है, उसका जो वेट है, उसका जो फोर्स है वह आप मान लीजिए kg है, या इतना उसने न्यूटन फोर्स पे अप्लाई कर रहा है, ठीक। अब जितने एरिया में कर रहा है
जितने एरिया में कर रहा है वह एरिया जो है आपका वह मान लीजिए 0.4 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में इतना फोर्स वह अप्लाई कर रहा है। तो उसके फुट से या फुट पर अप्लाई होने वाला प्रेशर फाइंड आउट आपको करना था। तो आपका ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो एफ की वैल्यू है वो ऊपर लगा दीजिए, एरिया जो है वो आपका नीचे लगा दीजिए, डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा, 1 2 3 4, इतने आपके बच गए पास्कल। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर की एक यूनिट पास्कल भी होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल भी होती है। अब आप जो देख रहे हैं कि फोर्स और प्रेशर, फोर्स और प्रेशर, इसी इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक आपका और बन जाता है फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स, वो फ्रैक्शन जो फोर्स है वह क्या है, आप देखते हो कि आप जब कई बार सर्दियों के दिनों में बाहर बैठ जाते हो और बाहर बैठने के बाद क्या करते हो, ये प्लास्टिक की जो आपकी स्केल रहती है उस स्केल को अपने सर में यूं रगड़ते हो, रगड़ने के बाद आप उसको पृथ्वी की मतलब अर्थ है उसके सरफेस पर थोड़ा सा नज़दीक लाते हो, छोटे छोटे से छोटी डस्ट जो है उस पर चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, घर्षण, जो फ्रैक्शन है वह उसमें मूवमेंट करने लगा, घर्षण उसमें वर्कआउट करने लगा, घर्षण उसमें पैदा हो गया। आप चलते हैं पृथ्वी पर, जब चलते हैं तो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर हम चलते हैं तो पृथ्वी को पीछे की ओर खिसकाने का प्रयास करते हैं। घर्षण जो है, जो फ्रैक्शन है आपका, वो हमेशा पीछे की ओर लगता है। जब चलते हैं तो मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये पैर मान लीजिए, जब आप चलेंगे तो जब आप अगले पैर को जैसे उठाएंगे तो पीछे वाले को जब आगे खिसकाएंगे तो यहाँ से जो आप अगला हिस्सा है जिसको जो दबाएंगे तो यहाँ छोटा सा गड्ढा सा कर देते हैं आप अपनी चप्पल से या अपने जूते से, क्योंकि आपने अपने इतने हिस्से को आगे जब बढ़ाने का प्रयास किया तो पीछे से उठाया तो आगे से दबाओगे इसके लिए, तब इसको आगे बढ़ाओगे, तब ये आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ जाएगा फिर दूसरा, ऐसे ही आगे आगे आप चलते रहते हैं। तो उससे पता पड़ता है हमको घर्षण जो है, जो फ्रैक्शन है, हमें बैक डायरेक्शन में कार्य करता है। अब घर्षण होता क्या है, फ्रैक्शन दो पॉइंट्स के बीच में कार्य करता है। ऐसे मैं ये ऐसे हाथ कर रहा हूँ, यहाँ भी फ्रैक्शन कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ एयर के और मेरे हाथ के बीच में फ्रैक्शन लग रहा है। अब मैंने ये दोनों हाथों को ऐसे लगाया तो फ्रैक्शन कार्य कर रहा है। दोनों पॉइंट्स को अगर मैं दोनों मोमेंट को एक साथ लगातार अगर ऐसे रगड़ता रहूँगा, दोनों कार्य अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, इसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जब मोशन स्टार्ट हो जाएगी तो पता पड़ गया, इसमें फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस चैप्टर में हमने फ्रैक्शन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, ग्रेविटेशनल के बारे में मैंने आपको बताया। पूरी वीडियो को देखने के बाद इन तीनों चारों जो पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, फोर्स क्या था, मोशन क्या था, फोर्स की छोटी सी डेफिनेशन थी पुश एंड पुल, धक्का या खिंचाव। ठीक से देखने के बाद इसको समझेंगे और इसके जितने क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर जो हैं उनके लिए मैं एक PDF बनाकर आपके लिए सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।